वेलकम यू ऑल। क्लास 12 के पहले चैप्टर का अपना ये चौथा लेक्चर होने को है। लास्ट लेक्चर में अपने बात करी थी कि हेनरीज लॉ क्या है, रोल्स लॉ क्या है। इस लेक्चर में अपने को शुरू करना है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन की अपन डेफिनेशन कुछ ऐसे लिखेंगे, अ सॉल्यूशन which obey या follow Rolle's law over the entire range of concentration is known as आइडियल सॉल्यूशन। क्या मतलब है? एक ऐसा सॉल्यूशन जो किसी भी कंसेंट्रेशन के ऊपर रोल्स लॉ को फॉलो करता हो। रोल्स लॉ अपने क्या पढ़ा था कि जो पार्शियल प्रेशर होगा वो आपका उस प्योर कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के और मोल फ्रैक्शन के मल्टीपल के इक्वल होगा। तो किसी भी टेम्परेचर पर एक ऐसा सॉल्यूशन जो किसी भी कंसेंट्रेशन पर रोल्स लॉ को फॉलो करता हो वो आपका क्या हो जाता है, उसे अपन कहते हैं कि वो एक आइडियल सॉल्यूशन होता है। जैसे एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल जो होता है इसका वो होता है आपका ब्रोमोइथेन प्लस क्लोरोइथेन का जो सॉल्यूशन होता है वो आपका नियरली आइडियल सॉल्यूशन होता है। या फिर आपके पास में बेंजीन और साथ में वो टोल्यूइन, ये भी जो है एक सॉल्यूशन। एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ये क्या होता है आपके पास में आइडियल सॉल्यूशन मिलकर के आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। आइडियल सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है इनकी? दो प्रॉपर्टी बेसिकली एनसीईआरटी में अपन देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये है, डेल्टा एच मिक्सिंग वो कितना होता है इसका, 0। मतलब क्या है, नो हीट इज evolved और नो हीट इज evolved और एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, मतलब जब ये पहले प्योर फॉर्म में था, ये प्योर फॉर्म में था, दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने एक बीकर के अंदर इन दोनों सॉल्यूशन को मिलाया तो उसमें ना तो हीट बाहर निकली और ना ही हमें कोई हीट देने की जरूरत पड़ी। वो सीधा मिक्स हो जाते हैं और मिक्स भी ऐसा होता है कि आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0। मतलब वही चीज, जैसे आप इन दोनों की प्योर फॉर्म को वापस एक जगह मिलाओगे तो मिलाने के ऊपर ना तो वॉल्यूम बढ़ता है ना ही वॉल्यूम कम होता है। तो हम क्या लिखेंगे, नो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है, इसके बाद में आता है आपके पास में नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स, ऐसा सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करता हो। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, a solution which does not obey या follow Rolle's law over the entire range of concentration
is known as a non-ideal solution। सिंपल सी बात है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो करता हो तो आइडियल सॉल्यूशन, रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करता हो तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसको अपन बेसिकली क्या होता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इससे पहले अपन ये पढ़ लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अपन पहले कि प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टी तो क्या है, यह क्या था, आइडियल में डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो जीरो होगा, नॉन आइडियल में क्या हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो नहीं होगा। या डेल्टा एच मिक्स जीरो है या डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो नहीं होगा। मतलब क्या होगा, इधर हीट evolved or absorbed after mixing। सेम सेकंड प्रॉपर्टी यहां पे क्या थी, डेल्टा V दैट इज वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जीरो था, यहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा V मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। सेम वही बात, इधर वॉल्यूम इंक्रीज्ड और डिक्रीज आफ्टर मिक्सिंग। ये दो प्रॉपर्टीज होती है इसकी नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम या तो बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा। ये अभी अपन इसका कंसेप्चुअल पार्ट देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है और इसके होने से क्या होगा। जब डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो नहीं होगा, वॉल्यूम का मिक्सिंग भी जीरो नहीं होगा तो उससे क्या होगा, तो ये सारा जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अधिकतर सॉल्यूशन आपके पास नॉन आइडियल होते हैं और नॉन आइडियल होने से क्या होता है कि उनका जो बिहेवियर होता है उसके अंदर एक डेविएशन आता है, चेंज आता है। उस डेविएशन के आधार पे अपन फिर उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है नेगेटिव डेविएशन। ए और बी दो कंपोनेंट आपके पास में है, ठीक है। जब ए के अपन क्या प्योर स्टेट ले, समझना, मतलब ये बीकर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है आपके पास में, कंपोनेंट ए है इसके अंदर। तो यहां किस टाइप की इंटरेक्शन होगी, ए और ए के बीच की इंटरेक्शन होगी। सेम आपके पास में कंपोनेंट बी है, इसकी जो प्योर फॉर्म होगी उसमें किसकी इंटरेक्शन होगी, केवल बी और बी की। पर इन दोनों को जब अपन मिला देते हैं, मतलब यहाँ ए भी मिक्स कर दिया और इसके अंदर बी भी मिक्स कर दिया, तो इसमें क्या होगा, ए और बी की इंटरेक्शन होगी। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो भी आपके पास में दो टाइप का हो जाता है इस तरह से, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसके भी दो पार्ट्स हो जाते हैं। एक हो जाएगा आपके पास में क्या, पॉजिटिव डेविएशन और एक हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन होने का मतलब क्या है कि ए और बी जो सॉल्यूशन है ए और बी का, इन दोनों के बीच में जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो कम है, किससे, ए और बी की मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट है, इन ए और बी जो मॉलिक्यूल है आपका, उनके बीच में अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, उनके बीच में गैप बढ़ेगा, गैप बढ़ेगा, अट्रैक्शन कम होगा तो क्या होगा, उनका वेपर बनना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, जो मॉलिक्यूल है उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अब इसका देखो,
जितना ज्यादा स्पेस कम होगा, जितना जल्दी वेपराइज होगा, उतना इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। तो सेकंड चीज हम क्या कहेंगे कि पार्शियल प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का, वो ज्यादा होगा किससे, पार्शियल प्रेशर फर्स्ट के और पार्शियल प्रेशर, चाहे ए बी दे दो इसको, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के सम से। ठीक है। नेगेटिव के अंदर क्या होगा, जो आपके पास में ए और बी की इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है वो ज्यादा है किससे, ए और ए के बीच में होने वाली अट्रैक्शन, बी और बी के मोलिक्यूल्स के बीच में होने वाली अट्रैक्शन के। तो इस वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, तो एस्केपिंग टेंडेंसी, एस्केप करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो इसका जो पार्शियल प्रेशर है सॉल्यूशन का वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा किससे, ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी से। ठीक है। तीसरी चीज, थर्ड इसके अंदर क्या समझने की रहती है, अट्रैक्शन कम है, मोलिक्यूल्स दूर दूर है, तो जो वॉल्यूम है मिक्सिंग का वो ज्यादा हो जाएगा किससे, जीरो से, क्योंकि मोलिक्यूल्स दूर दूर हैं तो जो पहले वॉल्यूम रहा होगा उससे कुछ ज्यादा आएगा वॉल्यूम मिक्सिंग होने के बाद में। और यहाँ पे क्योंकि मोलिक्यूल्स पास पास में आ गए तो मिक्सिंग के बाद में जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा आपका जीरो से कम। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आप अगर इथेनॉल C2H5OH प्लस एसीटोन CH3CO CH3, ये क्या है, इथेनॉल, और ये है एसीटोन, इसका जो मिक्सचर है वो क्या है, एक आपका ऐसा मिक्सचर है या ऐसा सॉल्यूशन है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। इसी में एक और एग्जांपल अपन लिख सकते हैं, ये है बेंजीन, बेंजीन के साथ में अगर आप टोल्यूइन को मिक्स कर देते हो, ये तो है बेंजीन और ये है टोल्यूइन, ये भी जो मिक्सचर है सॉल्यूशन है वो आपको पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करे वो क्या हो जाएगा, अगर आप क्लोरोफॉर्म और अगर एसीटोन को मिक्स करते हो, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म और ये है एसीटोन, अगर इनको आप मिक्स करते हो तो इससे बनने वाला सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। एक पॉइंट और है इसमें, ये जो पॉइंट है इसको भी अपन आगे जस्ट इसके बाद में थोड़ा डिटेल में समझेंगे, अभी लिख लेते हैं इसको, जब आप नोट्स बना रहे हो तो इसको साथ के साथ लिखते हुए चलना। ठीक है। क्या होता है, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है सॉल्यूशन, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा। कब, इसके लिए अपन लिखते हैं कि ये क्या शो करता है, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। ठीक है। और जो आपका नेगेटिव डेविएशन शो करता है उसको अपन क्या लिखते हैं, ये कैसा एजोट्रोप बनाता है, फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। इसका एग्जाम्पल अपन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको आप लिख लेना इसके साथ में नीचे ही। अगर आप एक सॉल्यूशन लेते हो किसका, इथेनॉल का 95% वाटर सॉल्यूशन, एक को सॉल्यूशन अगर आप लेते हो दैट इज C2H5OH कितना 95% प्लस वाटर 5%, तो ये जो एक मिश्रण है सॉल्यूशन है वो क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप बनाएगा। बेसिकली एजोट्रोप क्या होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका लिक्विड में और उससे बनने वाली वेपर में दोनों में जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं उनकी कंपोजिशन होती है वो सेम होती है।
लिक्विड में भी वही कंपोजिशन होगी ए और बी की जो वेपर फेज के अंदर कंपोजिशन होगी। तो ऐसा कोई अगर मिक्सचर बनता है तो वो होता है एजोट्रोप। और एजोट्रोप भी दो तरह के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप का मतलब क्या है, उस मिक्सचर को क्योंकि वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है इसलिए उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉर्मल जो जैसे इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा या फिर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे कम बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ही वो बॉइल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप होता है आपका, इसके लिए आप लिख लेना नाइट्रिक एसिड होता है आपके पास, ये होना चाहिए आपके पास में 68% और बाकी वाटर आपके पास होना चाहिए 32%। तो ये भी एक जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप बनेगा। मतलब क्या है, नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेकिन इन दोनों को अगर आप इस कंपोजिशन में मिक्स करते हो कि 68% नाइट्रिक एसिड और 32% वाटर, तो इससे बनने वाला जो मिक्सचर होगा वो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से हायर बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइल होगा, इसलिए इसको अपन कहेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। और यहाँ होता है ये मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ये बॉइल होने लग जाएगा। इसके साथ ही ये भी लिख ही लो, एजोट्रोप्स क्या होते हैं, a solution which have same composition in liquid phase as well as in vapor phase and boil at constant temperature। ठीक है, और इसके साथ में एक चीज और लिख सकते हैं, and it can't be separated by fractional distillation method। तीन बातें हैं, क्या होगा, एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें उसके लिक्विड फेज में और वेपर फेज के अंदर जो कंपोजिशन है वो कैसी होगी, सेम कंपोजिशन होगी। दूसरी बात, ये एक फिक्स टेम्परेचर पर क्या होगा, बॉईल होगा। और तीसरी चीज क्या है, इसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते उससे कंपोनेंट्स को। नेक्स्ट अब अपने पास इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जब आप नीट और जेई की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हो तो वहां पे ये जो टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस शो करता है। टॉपिक है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, देखो सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हो। सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हो, चाहे उसका नेचर कैसा भी हो, साइज कैसी भी हो, वो पोलर हो नॉन पोलर हो, चाहे कैसा सॉल्यूट हो, उसके नंबर्स पे जो प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की डिपेंड करती है उसको अपन कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अब क्या लिखेंगे अपन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन क्या लिखेंगे यहां से अपन, those properties of solution which depends upon number of
solute particles irrespective of their नेचर कुछ भी हो सकता है, नेचर से लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें तो ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कितने हैं, वो ही अफेक्ट करते हैं सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज को, और उन प्रॉपर्टीज को अपन नाम दे देते हैं क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये चार तरह की होती है अपने पास में। पहली तो होती है आपके पास में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग, कमी आएगी। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है आपकी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि सोल्यूट अगर ज्यादा है कम है तो उस सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज आता है, एलिवेशन आता है, तो कितना आता है वो। तीसरी प्रॉपर्टी डिप्रेशन ऑफ freezing point, and the last one osmotic pressure of solution। ये चार प्रॉपर्टीज आपकी क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपने सिलेबस के अंदर दी हुई एनसीईआरटी में। अभी अपन इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या है, देखो अपने पास कोई एक सॉल्वेंट होगा, आपके पास में एक सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट का अपना क्या होगा, एक वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, इस सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हो। तो अपने पहले डिस्कस किया था, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो होता है वो क्या करता है, वेपर बनने के लिए जो सरफेस अवेलेबल होती है उस सरफेस को कम कर देता है। अब वो मॉलिक्यूल्स जो एक्सकेप हो सकते थे वो भी यहां से कम हो जाएंगे, उस सरफेस को कौन घेर लेगा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ये जितने ज्यादा होंगे उतने प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, अगर आप सोलवेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो तो क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा, रिलेटिवली कम हो जाएगा, इसलिए अपन कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो पहले केवल सॉल्वेंट था उसके साथ अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी ऐड हो गया, और वो क्या करता है, इसके वेपर प्रेशर को कम कर देता है। माना लेट क्या, P जो है आपका वो मान लो क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, P नोट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और डेल्टा P ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP। तो यहां से देखो मैथमेटिकली एक चीज समझने की कोशिश करना, P नोट की वैल्यू ज्यादा होगी, P की वैल्यू कम होगी। P की वैल्यू कम क्यों होगी, क्योंकि P नोट के लिए तो क्या प्योर सॉल्वेंट है, सरफेस पे जितना भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वो सारे एस्केप हो सकते हैं, पर क्या हो गया, आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, अब इजीली एस्केप नहीं हो सकते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, यहाँ से प्योर कंपोनेंट का माइनस सॉल्वेंट का। ठीक है, इसको आप डेल्टा P1 ही ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये डेल्टा P1 किसके इक्वल आ जाएगा, P1 नोट, और ये रोल्स लॉ से अपन क्या लिख सकते हैं, P1 नोट इंटू x1। क्यों, क्योंकि हमें पता है रोल्स लॉ क्या कहता है, P1 इज इक्वल टू P1 नोट x1। ठीक है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। यहां से P1 नोट कॉमन आएगा तो 1 माइनस x1 बच जाएगा, डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नोट
ये क्या हो जाएगा आपके पास में x2। x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू x2। डेल्टा P1 को हमने पहले क्या लिखा था यहाँ पे, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 इज इक्वल टू x2। ये आपका फॉर्मूला बन करके आता है किसका, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए। जितने अपने पास न्यूमेरिकल आएंगे जहां पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, वहां पे अपने को ये फॉर्मूला काम में लेना है। अब यहां समझना, सिंपल सी कैलकुलेशन है, क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। और फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, सोलवेंट बहुत ज्यादा है आपके पास में, बहुत ज्यादा है का मतलब क्या हो गया, N1 जो है बहुत ज्यादा है किससे, N2 से। तो वही P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1। ये फाइनल आपके पास में बन करके आता है। इसको अपन थोड़ा सा और अगर मॉडिफाई करना चाहे तो क्या लिखेंगे भाई, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। कैसे निकाल सकते हैं अपन, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। और वहीं सोलवेंट के लिए गिवन मास ऑफ सोलवेंट W1 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सोलवेंट। इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, WB नहीं यार, W2। अरे यार यहाँ पे MB लगा दिया अपन ने, मिक्स हो रहा है सब। ये आ जाएगा 2 इंटू M1 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, M2 इंटू W1। तो ये फिर आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला अपन ये भी ध्यान रखना है। और इसको भी आप अलग से कोष्टक, अलग से सॉरी ये सब एक डब्बा बना के लिख लेना। डायरेक्ट याद करना चाहो तो डायरेक्ट कर लो, मेरे हिसाब से तो इसको समझ करके याद रखोगे तो ज्यादा बेहतर है। ये है आपके पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगले वाले लेक्चर में अपन ये डिस्कस करेंगे बाकी की बची हुई तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और फिर बाद में एक छोटा सा टॉपिक आता है आपके पास में वॉन्ट ऑफ फैक्टर का, ठीक है, वो पढ़ करके फिर ये चैप्टर लगभग फिनिश हो जाएगा। इस लेक्चर को तो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।